प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। देखिए 11 के पार रात्रि हो रहे हैं, लेकिन 22 फरवरी के दिन देवसन देखिए समय नहीं मिला नागरिक शास्त्र में, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी आप बेहतर करके जाएंगे अपने एग्जाम में। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और डिस्टेंस भोर में भी आप जाग चुके हैं और तैयारियों को अच्छे से कर लीजिए। नागरिक शास्त्र 2024 का देखिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, अति लघु का। ठीक है डिस्टेंस, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का पहला, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए डिस्टेंस, सतत विकास का मतलब क्या होता है, वर्तमान का विकास करना लेकिन भविष्य की चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना। चलिए, सतत विकास का तात्पर्य क्या होता है डिस्टेंस, देखिए भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका जो होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सतत विकास। जैसे कहा गया कि आज आपको रोड चाहिए, ठीक है, आप रास्तों को बना रहे हैं। आप रोड के सामने आने वाले जो वृक्ष रहेंगे उनको आप काटते चले जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो होगा ऑक्सीजन का बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक कमी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या करिए, आप बनाइए रोड को, ठीक है, लेकिन पेड़ों को भी लगाते जाइए। ठीक है ना। अगर आप एक काट रहे हैं तो 5 लगाइए, 5 काट रहे हैं तो 10 लगाइए, ठीक है, 15 लगाइए, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भविष्य की पीढ़ियों को देखिए उससे नुकसान न हो, ठीक है ना, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जो सतत विकास का दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखते हैं। और इसका दीर्घकालिक समृद्धि और कल्याण जो होता है वो व्यापक रूप से पड़ता है, और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के लिए भी देखा जाए तो संतुलन बनाए रखने के लिए ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी होता है। देखिए दृष्टिकोण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के देखा जाए संरक्षण बहुत जरूरी है, सामाजिक समझाओ समानता को जो है बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है, पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो जिम्मेदार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है। और 3 जो स्तंभ बनाए गए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय, तो इनको एकीकृत रूप से जो है सतत विकास जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें अपना काम करता है, वर्तमान और भविष्य दोनों दोनों में विकसित हो सके। ठीक है ना। तो इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से अपना काम करता है। चीन ने खुले द्वार की नीति कब शुरू की। देखिए देशों दूसरा देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण, चीन ने खुले द्वार की नीति कब शुरू की, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीन ने 1978 में, चीन ने 1978 में डेंग जियाओपिंग, किसके नेतृत्व में, डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में ओपन डोर पॉलिसी शुरू किया गया। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब होता है चीन, खुले द्वार की नीति ना, खुले द्वार की नीति। इस नीति का उद्देश्य क्या था कि चीन की अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए खोलना था। ठीक है ना। और बहुत ज्यादा जो लगाए जाते नियम कानून जो है उनको कम से कम रखना था, ताकि जो है लोग चीनी व्यापार को या चीनी अर्थव्यवस्था उनको अच्छे से विकसित किया जा सके। दो जो देश के पिछले अलगाववादी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। ओपन डोर पॉलिसी ने देखिए क्या किया, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक सहयोग में वृद्धि की अनुमति दी, जिससे चीन में जो था आर्थिक विकास बहुत ही तेजी से हुआ और आधुनिकीकरण भी देखने को मिला। ठीक है। और राजनीतिक संबंध भी बहुत ही बेहतर होने लगे धीरे धीरे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओपन डोर पॉलिसी जो था वो चीन को विश्व मंच पर जो है एक विशेष योद्धा के रूप में खड़ा किया। ठीक है। रियो सम्मेलन के परिणाम क्या हुए दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो में एक आयोजन किया गया था 1992 में। इस सम्मेलन के देखिए परिणाम स्वरूप कई प्रमुख परिणाम सामने आए, जिनमें पर्यावरण और विकास पर जो था रियो घोषणा को अपनाया गया। ठीक है। और सतत विकास पर आयोग की स्थापना शामिल है, और जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर निर्माण हुआ। और सम्मेलन में जो था एजेंडा 21 को भी लाया गया और इसे अपनाया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए पर्यावरणीय चुनौतियां जो थी और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर जो काम था, तो भविष्य की चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ये आयोजन किया गया था इसकी सार्थकता भी कहीं ना कहीं देखने को मिली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर होते हैं, नागरिक शास्त्र में देखा जाए तो शक्ति संतुलन का क्या महत्व होता है। देखिए शक्ति संतुलन का तात्पर्य क्या होता है, विभिन्न शाखाओं कर्मचारियों या देखिए शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि यदि दो योद्धा हैं, ठीक है ना, दो योद्धा हैं और कोई एक बहुत मजबूत है, कोई एक बहुत कमजोर है, तो कमजोर वाला क्या करेगा, अपने आप को भी मजबूत करने के लिए यानी शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है वो क्या काम करेगा, अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो अगर विश्व मंच पर देखा जाए तो प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए जो आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो
वो इसके लिए कार्यरत रहते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं शक्ति संतुलन करना, ठीक है ना। तो यह प्रणाली क्या करता है डिस्टेंस, एक शाखा को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने से रोकने और जांच और संतुलन की प्रणाली को सुनिश्चित करने का जो होता है महत्वपूर्ण रूप से कार्यभार देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। चुनाव में ईवीएम ईवीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ था। देखिए डिस्टेंस, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम को लाया गया था, प्रायोगिक तौर पर देखा जाए इसका प्रयोग जो सबसे पहले हुआ था 1982 में हुआ था। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले जो केरल राज्य के उपचुनाव में किया गया था। कहां पर किया गया था, उपचुनाव में, कहा के केरल राज्य में, ठीक है ना। भारत के चुनाव आयोग ने उनकी दक्षता, सटीकता और सुरक्षा विशेषता के कारण जो है बाद के चुनाव में धीरे धीरे ईवीएम के उपयोग का विस्तार किया, ठीक है। ईवीएम के चुनाव उपयोग का विस्तार किया गया। भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जाए तो पारंपरिक पेपर बैलेट वोटिंग की जगह ले ली है, जिससे तेज और अधिक विश्वसनीय मतदान प्रक्रिया उपलब्ध हो गई है, ठीक है। ईवीएम ने क्या किया, चुनावी कदाचार की संभावनाओं काफी कम कर दिया है और चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने में योगदान दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के कार्य देखिए क्या है दोस्तों, तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से देखा जाए तो एक जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जो 24 अक्टूबर 1945 को लाया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। किसको, सुरक्षा परिषद के जिम्मे ये काम सौंपा गया, ठीक है ना। शांति को बनाए रखना और शांतिपूर्ण ढंग से जो है सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना, प्रतिबंध लगाना और शांति स्थापित करना, जिसमें देखिए सुरक्षा परिषद में जो था 15 सदस्य देशों को शामिल किया गया, जिनमें वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी देश शामिल किए गए। इसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। यह संघर्षों को संबोधित करने, युद्ध को रोकने और राजनयिक वार्ता को सुरक्षित सुविधा प्रदान करने के देखा जाए और आवश्यक होने पर निर्णायक कार्रवाई करके वैश्विक स्तर पर स्थिरता को बढ़ावा देने में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी प्रश्न जो रहेगा आपका महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाए तो कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी पहली बैठक जो था ग्रेट ब्रिटेन के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में जो था 1874 में किया गया था ना। यहाँ पर जो बनाया गया था इसको अमेरिकी उपनिवेशों के यानी 13 अमेरिकी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से बनी थी ये ना व्यवस्था बनाई गई थी जो। और कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जो अमेरिकी क्रांति के शुरुआती चरणों में देखा जाए तो इस व्यवस्था को किया हुआ था और 1789 के नए अनुसमर्दित संविधान के तहत जो था संयुक्त राज्य कांग्रेस की अधिक औपचारिक संरचना में परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए विश्व का पूरे एकीकरण करना। वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या होता है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात किया जाए, उनकी संस्कृतियों के बारे में बात किया जाए और समाजों के अंतर संबंधों और एकीकरण से है, ठीक है। तो पूरे विश्व का एक तरीके से एकीकरण, उनकी अर्थव्यवस्थाओं का, उनकी संस्कृतियों का, उनके अंतर संबंधों का एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए इसमें जो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यम से जो होते हैं भी जुड़ते हैं। वैश्वीकरण का कारण क्या होता है, देशों के बीच में देखिए निर्भरता बढ़ी हुई है और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है। देखिए कहा गया पश्चिमी सभ्यता यहाँ पर आ रही है और पूर्वी सभ्यता वहां पर जा रही है। तो सब मिलाकर जो है देखिए कुछ चीजों में पर्यावरण देखिए गिरावट भी देखने को मिला गया, आय असमानता भी देखा गया, सांस्कृतिक पहचान की हानि जैसे मुद्दों पर भी चिंता बढ़ाया है इसने एकीकरण ने। लेकिन ठीक है, जिससे आधुनिक दुनिया पर एक परस्पर जुड़े हुए महत्वपूर्ण रूप से देखिए प्रभाव भी देखने को मिला है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पर गुट निरपेक्ष क्या होता है, उन देशों द्वारा अपनाई गई एक विदेश नीति दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो किसी भी प्रमुख या शक्ति ब्लॉक या गठबंधन के साथ खुद को संरेखित नहीं करने का विकल्प चुनते हैं, ठीक है। किसी के पक्ष में ना होकर खुद को निष्पक्ष रखना ही क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता की नीति कहलाता है, ठीक है। यह स्वतंत्रता, संप्रभुता और तटस्थता के सिद्धांतों पर आधारित करके बनाया गया था इसको, ठीक है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। किस संगठन ने सूचना का अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए
मजदूर किसान, देखिए सूचना का अधिकार जो आंदोलन का नेतृत्व तो मजदूर किसान शक्ति संगठन, कौन, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने किया था। भारत के राजस्थान में स्थित जो एक जमीनी स्तर का ये संगठन है, कौन, जिसका नाम है MKSS, ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन। सामाजिक जो कार्यकर्ता इसमें जब जो शामिल हुए थे उनका नाम था अरुणा राय और निखिल डे द्वारा स्थापित MKSS ने जो क्या किया, सभी नागरिकों के लिए जो था सरकारी जानकारी तक जो व्यवस्थाएं थी पहुंच की मांग को जो था क्या किया गया, करने में पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत किया गया। और 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पारित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण पारदर्शिता का कार्य किया गया। दोस्तों इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है आप सभी लोगों के लिए। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, देखिए ये सेशन प्रश्न ही जो स्टार्टिंग किया गया था बहुत ही जानदार था, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।